तो फिल्मों में आपने ऐसी कहानी देखी होंगी, मामला मोहब्बत का होता है तो लगता है कि हम सब जंग जीत लेंगे, लेकिन ये जंग क्या वाकई इतनी आसान है? और वो भी भारत और पाकिस्तान की सीमा को लांघकर कोई आ जाए, क्या ये गले के नीचे उतरता है? सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, फिलहाल एटीएस के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा, वो तो इसे प्रेम प्रसंग मानकर अब चल रही है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, जितने दर्शक दिख रहे हैं, क्या मानना इतना आसान है कि मोहब्बत में कोई आ जाएगा यहां तक और इतनी साफगोई से मीडिया के सामने भी आएगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा? शिकन तक नहीं कि अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? आनंद, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल सपना। देखिए सपना, अभी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि पहले ये सही है, साफ था। जी बात पूरी करें। देखिए सपना, हालांकि पहले से तय था कि अब तक जासूसी जैसा कोई एंगल नहीं आया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि एटीएस की पूछताछ में किसी भी तरीके से कोई भी जासूसी का एंगल अब तक, सीमा हैदर का जासूसी कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया है। रही बात डिपोर्ट की, तो अभी सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, चूंकि अभी उसके खिलाफ एक मामला लंबित है कोर्ट में। तो अभी कोशिश ये की जाएगी कि कुछ वक्त तक सीमा ग्रेटर नोएडा में ही रहे, तो कि अभी बाकी एजेंसियां जो हैं उनसे भी सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलना बाकी है। हालांकि यूपी एटीएस ने एक तरीके से सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी है और यह साफ हो चुका है कि एक प्रेम प्रसंग का ही ये पूरा मामला है। सीमा हैदर से लंबी पूछताछ के बाद उसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को भी सौंपी जाएगी और इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज को भी वो उस रिपोर्ट को शेयर किया जाएगा। तो अब बहुत हद तक ये साफ हो चुका है कि सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि सीमा हैदर का अगला भविष्य क्या होगा? क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी या उसे वक्त आने पर डिपोर्ट किया जाएगा? इस पे यूपी पुलिस का कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी है इसका जवाब देना, चूंकि एक मामला जो है वो अभी कोर्ट में लंबित है, वो जमानत पर है। तो ऐसे में देखना होगा कि कानूनी पहलू सपना क्या है और कानूनी पहलू के हिसाब से ही सीमा हैदर का अगला भविष्य तय होगा। लेकिन पहली नजर में अब ये प्रेम प्रसंग का मसला ही नजर आ रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दीपक आज उस जगह पर मौजूद है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। इनका यही कहना है, पहली बार ये दोनों आमने सामने वही मिलते हैं। दीपक, आप आनंद को सुन पा रहे होंगे, एटीएस की प्रेस नोट में ये क्लियर कहा जा रहा है अब कि अभी तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा कि हम ये कहें कि ये जासूस है। अभी ऐसा लग रहा है प्रेम प्रसंग है, लेकिन आप बड़ी विरोधाभास वाली चीजें बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं शादी करी, शादी वाली जगह नहीं बता रहे हैं कि शादी तो हुई नहीं है, वहां तो कोई मुलाई नहीं है। और कोई ऐसी चीज सामने निकल कर आई हो जो आपको भी परेशान कर रही हो, जो आपने बातचीत की हो इनसे? देखिए, नेपाल एक ऐसा जरिया है जहां से भारत में आराम से एंट्री होती है और इसी वजह से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारत में एंट्री करने के लिए नेपाल का रुख किया था, क्योंकि नेपाल से वो आसानी से किसी एजेंट के मार्फत भारत में दाखिल हुई थी। बॉर्डर पर किसके जरिए दाखिल हुई थी, उस एजेंट का नाम क्या है, इसके बारे में, क्योंकि नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ से नेपाल के रास्ते उसे पार कराया गया था और उस वक्त वो एजेंट कौन था इसका पता लगाने के लिए एटीएस की टीमें नेपाल में यहाँ पर पहुँच रही हैं। और उसके अलावा जो शादी का रिकॉर्ड रखा जाता, क्योंकि शादी का दावा शुरुआत से किया जा रहा था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, और यहाँ पर हमने पशुपतिनाथ मंदिर के रिकॉर्ड को चेक करवाया है तो सूत्रों ने हमें बताया कि यहाँ पर इस तरह की कोई शादी नहीं हुई है जो इन नाम से हो। और ख़ासतौर से क्योंकि सीमा मुस्लिम समुदाय से है और यहाँ पर जिस मंदिर में हम खड़े हैं यहाँ पर हिंदू समुदाय का मंदिर है, और ख़ासतौर से बोर्ड लगा गया है कि दूसरे संप्रदाय के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, समुदाय के लोग नहीं आ सकते और उनकी शादी यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो दोनों ने जिस तरह से इंडिया में आकर लोगों को बताया था कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में शादी करी थी, तो यहाँ पर उनकी इन दावों को यहाँ पर पूरे भरोसे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। क्या उन्होंने मंदिर के ठीक बाहर आकर शादी कर ली या गले में माला डाल ली, इसको लेकर मंदिर के पुजारी का कहना था कि ऐसा हो सकता है कि वो बाहर ही आकर उन्होंने मंदिर के दर्शन करे और माला डाल के चले गए, क्योंकि अंदर के मंदिर नहीं पहुँच पाए जहाँ पर अमूमन शादियाँ होती हैं। तो वो रिकॉर्ड उनके मंदिर का यहाँ पर नहीं है। हम आपका रुख करेंगे, आपके जरिए जो बातें पता चल रही है उससे भारत में भी ये महसूस हो रहा है कि जो सीमा ने बताया वो गलत बातें बताई। अब आइए समझने की कोशिश ये करते हैं कि सीमा हैदर ने अब तक जितनी भी बातें कही है उनमें कितनी सच्चाई है। जी, एक एक करके आपको बताते हैं कि सीमा के बयानों में कहां विरोधाभास है, कहां नहीं है। देखिए सीमा हैदर कितनी सच्ची है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर सीमा हैदर की कहानी की शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया और उससे कड़ी पूछताछ की। उसके बाद सीमा को दरअसल कोर्ट से जमानत मिल गई।
बिल्कुल। उसके बाद देखिए मीडिया में इंटरव्यू, ये दरअसल दूसरा पहलू है जिसमें सीमा ने कई मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू दिया। उसी समय सचिन मीणा ने भी सीमा से जुड़े कई सारे सवालों का जवाब दिया। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं वो कड़ियां जो जुड़ती चली गई। और इसके बाद इस देश में बवाल मच गया कि आखिर ये सीमा नाम की जो महिला है वो पाकिस्तान से आसानी से भारत में आ जाती है, जांच एजेंसियां क्या कर रही है। लोग बकायदा ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें लिखने लगे और पाकिस्तानी एजेंसी भी अपने तरफ से जांच करने लगी। उसके बाद यूपी एटीएस के इस वक्त गिरफ्त में आप कह सकते हैं, वहीं पे उससे पूछताछ की जा रही है। और देखिए यूपी एटीएस ने भी सवाल जवाब किया और इन सभी कड़ियों को एक एक करके अगर हम जोड़े तो एक बात बहुत कॉमन मिली और वो ये कि सीमा हैदर एक जैसा बयान दे रही, यानी सीमा ने जो कुछ बताया पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने भी उसके बारे में वही बातें कही हैं। नोएडा पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मीडिया में इंटरव्यू दिए गए, दरअसल तमाम चैनल्स वहां पर पहुंचे जिसमें सीमा ने कई सारी बातें बताई, लेकिन जब वो बयान दे रही है, जो पुलिस रिकॉर्ड में बयान आ रहे हैं, वो बयान अभी मेल नहीं खा रहे हैं। इसी वजह से अभी यूपी एटीएस ने उसको सेफ हाउस में नोएडा में रखा हुआ है और वहीं पर जाकर के उससे बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन बयानों में फर्क है। तो तमाम कड़ियां एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और संकेत तो ये भी मिल रहे हैं यूपी के स्पेशल डीजी की तरफ से कि अगर वो संदिग्ध नहीं भी होगी तो भी पाकिस्तान जाना होगा, अगर वो जासूस नहीं भी होगी भारत में नहीं रह सकती है अब सीमा। तो सीमा को लेकर बहुत सारे सवाल गहराते जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सीमा को कहा है कि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। सीमा को घोषित किया है कि उनको जरूरत है कि इलाज कराया जाए, दिमागी रूप से बीमार है सीमा, अगर वो पाक साफ है तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एसटी हसन ने सीमा को लेकर ये बड़ा बयान दिया कि सीमा जिस तरीके से पाकिस्तान से आगे ये कहानी बता रही हैं, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हो गई, यहाँ तक चली आई, ऐसे में सीमा को मानसिक रूप से बीमार भी घोषित करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ कहा गया कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, बातचीत करानी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट पुष्टि करेंगे कि सीमा ठीक नहीं है। हमें ये शुबा है कि हो सकता है खुफिया एजेंसी ने किया हो या वाकई ये प्यार मोहब्बत इश्क का चक्कर हो, क्योंकि इंसानियत जब से पैदा हुई है ये चला आया है। लैला मजनू शीरी फराद तो होते चले आए हैं। तीसरा जो मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये साइको गर्ल है, इसका साइकेट्रिक भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये एसटी हसन को आपने सुना, एक बार फिर से दीपक का रुख करते हैं। दीपक, अभी भी भले ही एटीएस कह रही है कि हमारे हाथ सबूत नहीं लगे, हम ये नहीं कह सकते, क्लीन चिट कम से कम इसमें तो दिख रही है कि ये तो प्यार वाला ही मामला है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ समझा कर बताया गया हो कि आपको ये कहना है, ये कहना है, आप मीडिया के सामने आएंगे तो आप ये कहेंगे, उसके बाद आप ये कहेंगे, क्योंकि पता है मीडिया के सामने आए तो लाइमलाइट में आएंगे, एटीएस भी पकड़ेगी, पूछताछ भी होगी। देखिए, जब भी कोई जासूस होता था उसे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेंड किया जाता है जिस देश में वो आया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सीमा जिस जगह पर आई है वो है नेपाल, और नेपाल से भारत पहुंची। भारत में आने से पहले उसने पूरे भारत की हर गतिविधि को देखा है, पढ़ा है अच्छी तरह से, बारीकी से, क्योंकि सूत्रों से जब हमने बात की थी तो ये बताया गया था कि वो अच्छी तरह पढ़ी लिखी है और पूरा जान कर आई है कि क्या हिंदू धर्म में होता, और वो सारी चीज़ें बेबाक तरीके से मीडिया को जवाब देती हुई नजर आई थी। और उसने इतनी आसानी से हर मीडिया कर्मी को, या कहें तो सोशल मीडिया पर उसका बयान था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी थी, वो इस तरीके से आई थी, उसने पासपोर्ट बनाए थे, जबकि उसके पासपोर्ट में खुद उसकी उम्र 2002 की दिखाई दे रही है, जबकि 2014 में वो 19 साल की थी। यानी उसके उसमें 8-9 साल का गैप कैसे आ रहा है, ये भी इसकी जांच की जा रही है। उसके अलावा उसे फंडिंग क्या आई थी, क्या कोई फंड किया गया था, क्योंकि उसने ये बोला था कि उसने 12 लाख का एक प्लॉट पाकिस्तान में बेचा था, जिस पर उसका जो खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि वो पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल आई थी और नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी। तो मोटी रकम की ज़रूरत होती है अगर आप अवैध रूप से वीज़ा के बिना यहाँ पर पहुँचते हैं। और हिंदुस्तान में जब वो पहुँची है तो अवैध रूप से पहुँची है, उसके ऊपर अभी भी जांच की शक की सुई मौजूद हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि भले ही वो ग्रेटर नोएडा में आराम से रहे, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि जो एजेंसियाँ हैं उस पर बराबर नज़र रखेंगी, क्योंकि जिस तरह की वो बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल धारा प्रवाह हिंदी का इस्तेमाल करती है, और उसके पास कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो स्थानीय लोग जो हैं वो भी उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और जितना पूरे कॉन्फिडेंस से वो जवाब देती है। हिंदी का इस्तेमाल, आप पाकिस्तान से दुबई जाते हैं, दुबई से नेपाल आते हैं और नेपाल से आप भारत आते हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले। लेकिन एटीएस की पूछताछ खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें,